गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यतीन प्रताप आज आप लोगों को फोर्थ सेमेस्टर में हमारा जो पेपर है सामाजिक शिक्षा एवं सतत विकास उसका अध्ययन करेंगे। इस पेपर के अंतर्गत हमारा टॉपिक है व्यवहारवाद में उद्दीपक एवं अनुक्रिया। मैंने आप लोगों को बताया था कि फर्स्ट सेम के अंदर बाल विकास वाले पेपर में जितनी भी लर्निंग थ्योरीज हैं सबको हमारे टीचरों ने बता दिया है। जो भी सब्जेक्ट के टीचर रहे होंगे उन्होंने निश्चित रूप से बताया होगा। आगे हमने इसी टॉपिक के अंतर्गत हमने शांति शिक्षा के लिए निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ रणनीतियां हैं। उन रणनीतियों के अंदर हम कुछ टाइटल हैं। पहला टाइटल था शांति शिक्षा के निर्माण के लिए परिवार की भूमिका क्या होती है, उसको हमने बताया था। अगला है विद्यालय संबंधी भूमिका, तो इसको देख लेते हैं। शांति के निर्माण के लिए या शांतिपूर्ण व्यवहार के लिए निर्माणकारी व्यवहार में परिवार की क्या भूमिका है उसको देखते हैं। निर्माणकारी क्या भूमिका है या उसको कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है, उसमें तमाम तरीके की विद्यालय की भूमिकाएं होती हैं और ये इनका निर्वहन विद्यालय स्तर पर अनेकों प्रकार से किया जाता है। इसमें कुछ बिंदुवार इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं विद्यालय में सृजनात्मक वातावरण का निर्माण, अर्थात शांति के व्यवहार के लिए निर्माणकारी जो विद्यालय की भूमिका होती है उसमें सबसे पहले ये है कि हमें विद्यालय के अंदर जो भी गतिविधियां हैं उनको क्रिएटिविटी प्रदान करनी है, उनको रचनात्मकता प्रदान करनी है, उनको सृजनकारी कार्यों में संलग्न करना है। अर्थात बच्चों को हमें निर्माणकारी कार्यों में लगाना है, रचनात्मक प्रवृत्ति को उनको जागृत करना है, उनको विकसित करना है। जैसे चार्ट, चित्र, मॉडल, मिट्टी के बर्तन बनाना, विभिन्न तरह की डिजाइन तैयार करना, अनेकों इत्यादि तमाम ऐसे कार्य हैं जिनके द्वारा छात्रों में सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है। जब किसी छात्र के अंदर सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है तो उसकी जो मनोवृत्तियाँ होती हैं वो पॉजिटिव हो जाती हैं और शांति को अग्रसर करने वाले उसके निर्माणक तत्व उनमें विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार से पहला पॉइंट क्लियर होता है। दूसरा होता है पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की व्यवस्था। जब हमें विद्यालय स्तर पर छात्रों में शांति संबंधी व्यवहार को शांति संबंधी व्यवहार के निर्माणक तत्वों का या निर्माणकारी तत्वों का हमें क्या समावेश करना है, तो ऐसी स्थिति में हमें छात्रों के अंदर जो भी पाठ्यक्रम है छात्रों का उसमें शांति शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को सम्मिलित करना अनिवार्य है। अर्थात हम पाठ्यक्रम के अंदर छात्रों को अनिवार्य रूप से वो विषय पढ़ाएंगे जो शांति शिक्षा से संबंधित हैं। द्वेष, द्वंद्व, संघर्ष, तनाव, युद्ध जैसे उन्माद जैसी स्थिति को समाप्त करना है। इसलिए हमें शांति शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को, महत्वपूर्ण टॉपिकों को पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से शामिल करना ही होगा। अगली बात करते हैं, तीसरा है पाठ्य सहगामी नियम की व्यवस्था। हमें विद्यालयों के अंदर शिक्षकों द्वारा, प्रबंधकों द्वारा, प्रधानाचार्य द्वारा जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं उनका हमें निश्चित रूप से आयोजन करना होगा। जैसे तमाम मैंने पाठ्य सहगामी क्रियाएं बताई थी, इससे पहले पाठ्य सहगामी क्रियाओं के प्रकार बताए थे और कौन कौन सी पाठ्य सहगामी क्रियाएं विद्यालय के अंदर की जाती वो भी बताई थी। इसका लाभ ये होता है कि छात्रों के जब छात्र पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेते हैं तो उनमें सहयोग, सद्भावना, प्रेम, स्नेह, परस्पर एक दूसरे को समझने की शक्ति एवं एक दूसरे के प्रति आस्था जैसे तमाम मानवीय गुण विकसित होते हैं, जिससे शांति को बढ़ावा मिलता है। अर्थात शांतिपूर्ण व्यवहार द्वारा छात्रों के अंदर निर्माणकारी तमाम तरीके के तत्वों का विकास होता है। अगली बात करेंगे वो है नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। नैतिक शिक्षा के बिना छात्रों का किसी भी प्रकार का चारित्रिक विकास नहीं किया जा सकता। जब छात्रों का चारित्रिक विकास नहीं किया जा सकता तो ऐसे छात्रों से हमें समाज की उन्नति के विषय में, हमें समाज के कल्याण के बारे में उम्मीद नहीं कर सकते। इसलिए नैतिक शिक्षा से संबंधित तमाम राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर अनेकों महापुरुष हैं, उनकी चरित्र और तमाम जो विद्वान हैं उनकी नैतिक शिक्षा पर भाषण होने चाहिए। तमाम बिंदुओं पर जो महापुरुष हैं उन पर वाद विवाद होने चाहिए ताकि नैतिक शिक्षा जैसे विषयों को छात्र अपने अंतःकरण में धारण कर पाएँ
और शांतिपूर्ण व्यवहार को या शांति जैसे महत्वपूर्ण विषय को अपने आचरण में उतार पाएं। अगला बिंदु है वो है शिक्षक का रचनात्मक व्यवहार, अर्थात कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षकों को भी क्रिएटिवनेस दिखानी चाहिए। जो भी उनका कार्य व्यवहार है उसमें रचनात्मकता का होना चाहिए, अर्थात तमाम जो कार्य शिक्षक करते हैं उनमें सृजनशीलता होनी चाहिए। जैसे किसी विषय को पढ़ाते समय शिक्षकों द्वारा चार्ट तैयार करना, मॉडल तैयार करना, तमाम तरीके के जो प्रतिमान होते हैं उनकी तैयारी करना, नक्शे इत्यादि को स्वयं ब्लैकबोर्ड पर बनाना। इन सारी चीज़ों से क्या होगा, छात्रों के अंदर जो रचनात्मक व्यवहार है शिक्षकों का उससे उनका वो अनुकरण करेंगे और छात्रों के अंदर भी रचनात्मक व्यवहार का समावेश होगा, जिससे शांतिपूर्ण जो व्यवहार है उसमें सृजनात्मक लक्षण छात्रों में विकसित होंगे। अगली बात करते हैं वो है प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा। मैंने बताया था इस पेपर में ही कई बार आया है प्रजातांत्रिक मूल्यों की शिक्षा, प्रजातांत्रिक मूल्य, प्रजातांत्रिक गुण या प्रजातांत्रिक शिक्षण विधियाँ। इसके अंतर्गत भी हम बता चुके हैं कि छात्रों को पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण आज़ादी या पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, अर्थात छात्रों पर किसी भी प्रकार का शिक्षकों द्वारा बाह्य दबाव नहीं बनाया जाए, उन पर बाहरी प्रेशर नहीं बनाया जाए। उनको अपने शिक्षण अधिगम के लिए जो भी छात्र अपना अध्ययन कर रहे हैं, अध्यापन कर रहे हैं, उनमें पूरी आज़ादी दी जाए, ताकि छात्र अपने सलाह को, जो भी उसके पास मूल्यवान सुझाव हैं, वो शिक्षकों को, प्रबंधकों को और जो भी शैक्षिक व्यवस्था है उसमें वो निसंकोच होकर दे सकें, जिससे छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होगा। छात्रों में जो भी द्वंद्व हैं और जो भी छात्रों के अंदर दमनात्मक प्रवृत्तियाँ हैं उनका स्वयं ही विनाश हो जाएगा और छात्र रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर आगे बढ़ जाएंगे, जिससे शांति व्यवस्था स्थापित होगी। आगे देखते हैं वो है राष्ट्र के प्रति सद्भावना। छात्रों को सदैव और किसी भी परिस्थिति में इस बात का स्मरण रखना है, इस बात का ध्यान रखना है कि वो जब कभी भी राष्ट्र पर या देश पर आपत्ति आए या देश को जब ये छात्रों में महसूस हो कि हमें देश की राष्ट्र सेवा करनी है, देश की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है, वैसी स्थिति में छात्रों के अंदर हमेशा यह भावना रहे कि हमें किसी भी स्थिति में देश की सेवा करनी है और राष्ट्र सेवा जैसे मूल्यवान गुण को, मूल्यवान वैल्यूज को हमें अपने अंदर आत्मसात करना है, जिससे छात्रों में शांति व्यवस्था या शांति जैसे मूल्यों का विकास होगा और उनमें उनके चरित्र का निर्माण भी होगा। अगला है वसुधैव कुटुम्बकम की भावना का विकास। इसको समझते हैं। इसका तात्पर्य है कि कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षकों द्वारा छात्रों को ये बताया जाना चाहिए, न सिर्फ बताया जाना चाहिए बल्कि उनके आचरण से छात्र ये महसूस करें, छात्र अपने हृदयंगम करें कि वास्तव में पूरा विश्व, संपूर्ण विश्व उनका स्वयं का घर है, कोई भी उनका पराया नहीं है, कोई भी उनके लिए अलग नहीं है, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, अर्थात ये धरा, संपूर्ण पृथ्वी सभी का घर है, अर्थात उनका घर है। जब इस प्रकार की भावना का समावेश बालकों के अंदर होगा तो बालकों में स्वयं ही शांति के प्रति निष्ठा, शांति के प्रति भावना और शांति के प्रति आस्था जागृत होगी, जिससे जो भी विवाद है, जो भी द्वेष है, जो भी द्वंद्व है, जो भी तमाम तरीके के संघर्ष हैं, स्वयं ही मिट जाएंगे, स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। आगे है समाज उपयोगी कार्यों की शिक्षा। छात्रों को हमेशा ये समझना चाहिए कि वो इस समाज का एक अभिन्न अंग है, इस व्यवस्था का एक अभिन्न हिस्सा है, महत्वपूर्ण उपयोगी अंश है। इसलिए उन छात्रों को हमेशा सामाजिक कार्यों की तरफ अग्रसित करना चाहिए, जैसे पौधारोपण के लिए, साफ सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए इत्यादि तमाम विषय ऐसे हैं सामुदायिक सेवा से संबंधित, इनमें छात्रों को आगे ले जाना चाहिए, जिससे छात्रों के अंदर सहयोग की भावना, सद्भाव की भावना, परस्पर प्रेम स्नेह की भावना जागृत होगी, जिससे शांति शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। तो ये तो कुछ टॉपिक थे, ये कुछ बातें थी जो विद्यालय संबंधी रणनीतियाँ हैं, उनके अंतर्गत शिक्षकों द्वारा, प्रधानाचार्यों द्वारा छात्रों के लिए अपनानी है। अब आगे देखते हैं अवांछित व्यवहार को
जो भी अवांछित व्यवहार है छात्रों को सकारात्मक तरीके से किस प्रकार से हतोत्साहित किया जा सकता है, उसके लिए कुछ रणनीतियाँ हैं, स्ट्रेटजीज हैं। उनमें से तमाम रणनीतियाँ हैं, उनका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। नंबर 1 देखते हैं इसमें, समायोजन क्षमता का विकास। विद्यालय का और शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि छात्रों में समायोजन क्षमता का विकास किया जाए, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए। और सर्वांगीण विकास के अंतर्गत छात्रों का समायोजित किया जाना नितांत आवश्यक है। जब तक छात्र विभिन्न परिस्थितियों से समायोजन स्थापित नहीं करेंगे, तब छात्रों में परस्परहीनता की भावना आएगी, छात्र टेंशन में, तनाव में रहेंगे और छात्र स्वयं को समाज का अनुपयोगी सदस्य समझेंगे। इसलिए शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि छात्रों का बेहतर तरीके से सामंजस्य स्थापित किया जाए, समायोजन स्थापित किया जाए, ताकि छात्र किसी भी परिस्थिति पर स्वयं ही विजय प्राप्त कर सके और किसी भी समस्या का समाधान बेहतर और प्रभावपूर्ण तरीके से कर सके। अगला है, दूसरा है, अवांछित व्यवहार को किस प्रकार से और सकारात्मक तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं। वो है योग्यता के अनुसार शिक्षा व्यवस्था। आज परंपरागत जो शिक्षा व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, अर्थात प्राचीन कालीन शिक्षा व्यवस्था निश्चित रूप से दोषपूर्ण है। उसमें छात्र की वैयक्तिक भिन्नताओं, जैसे उसकी रुचियाँ, अभिरुचियाँ, उसका एटीट्यूड, उसकी योग्यता, उसकी आवश्यकता का ध्यान नहीं दिया जाता। ऐसी स्थिति में ये आवश्यक है कि छात्रों की योग्यताओं को निश्चित रूप से शिक्षण कार्य कराते समय ध्यान रखा जाए। जो भी ब्रिलियंट बच्चे हैं, जो भी मेधावी बच्चे हैं, उनकी शिक्षा उनके अनुसार, औसत दर्जे के बच्चे हैं उनकी शिक्षा उनके अनुसार, और औसत से निम्न दर्जे के बच्चे हैं उनकी शिक्षा उनकी व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर प्रदान की जाए, ताकि छात्र अपना सर्वांगीण विकास कर सकें। इस प्रकार से छात्रों के अवांछित व्यवहार को हम सकारात्मक तरीके से कम कर सकते हैं। अगला है व्यापक सामाजिक सोच का विकास। हम किस प्रकार से छात्रों के अवांछित व्यवहार को कम करेंगे या उनको हतोत्साहित करेंगे, इसका अगला जो कारण है, जो अगला तरीका है या उपाय है, वो है कि व्यापक सामाजिक सोच का विकास किया जाए। अर्थात छात्र किसी भी विषय पर संकुचित रूप से ना सोचे, अर्थात किसी भी समस्या पर उसके सारे पहलुओं पर विचार करे, उसके बाद किसी समस्या पर अंतिम परिणाम पर पहुंचे या उसका निष्कर्ष निकाले। इस प्रकार से छात्र की सामाजिक व्यापक सोच पे, छात्र की सोच है वो सामाजिक रूप से उसको व्यापक बनाया जाए, ताकि कभी भी संघर्ष, तनाव की स्थिति आए तो अपने विवेक से, अपनी व्यापक सोच, सामाजिक सोच से उन परिस्थितियों पर विजय प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट है, वो है सर्वोत्तम वातावरण का निर्माण। हम बात करते हैं अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से किस प्रकार से कम करेंगे या हतोत्साहित करेंगे, उसकी स्ट्रेटजीज क्या होंगी। उसमें ये है कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो परिवार हो, घर हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, सगे संबंधी हो, या विद्यालय के अंदर शिक्षक हों, उनके छात्रों के आपस में मित्र हों, या उनके प्रधानाचार्य हों, या शिक्षा से संबंधित कोई भी अभिकर्मी हो, उसको छात्रों के लिए जो वातावरण है उसको हेल्दी बनाना है, स्वस्थ वातावरण बनाना है और शैक्षिक रूप से उपयोगी वातावरण बनाना है, जिससे छात्रों के अवांछित व्यवहार हैं स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। अगला है भग्नाशा के कारणों का उन्मूलन। इसको देखते हैं कि छात्रों के अंदर तमाम तरीके की स्थितियाँ ऐसी आती हैं जब वो इरिटेट होते हैं या फ्रस्ट्रेट होते हैं, या उनमें भग्नाशा की स्थिति आती है, या उनमें उदासीनता की स्थिति आती है। इस स्थिति को समाप्त करने के लिए छात्रों को प्रेमपूर्ण समझाना चाहिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए, उनके नकारात्मक कार्यों पर उन्हें दंडित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उन कारणों को जानकर उनको सकारात्मक तरीके से कम किया जा सकता है। जैसे हम बात करते हैं, यदि किसी छात्र के पास कंप्यूटर नहीं है और दूसरा छात्र जिसके पास कंप्यूटर है, वो छात्र जिसके पास कंप्यूटर है दूसरे को कंप्यूटर नहीं देता है या उसको नहीं सीखने देता है, इससे क्या होता है,
जिस पर कंप्यूटर नहीं है उदासीन हो जाता है या फ्रस्ट्रेट हो जाता है, दूसरे छात्र के कंप्यूटर को छीनने की कोशिश करता है या तोड़ने की कोशिश करता है, तो छात्र को प्रेमपूर्ण शिक्षक द्वारा या परिवार की स्थिति है तो परिवार द्वारा ये बताया जाए कि नहीं, इस तरह का व्यवहार नहीं करना है। हमें छात्र से विनयपूर्वक उस कंप्यूटर से जो भी हमें सीखना है उसकी सहायता लें और दूसरे छात्र को भी समझाएं कि उस पहले वाले छात्र को उदारतापूर्वक जो भी उसकी समस्याएं हैं कंप्यूटर से संबंधित उनको बताएं और अपने कंप्यूटर सिस्टम पर बैठने दें और कार्य करने में, जिससे दोनों के अंदर एक दूसरे को समझने की क्षमता बढ़ेगी, एक दूसरे को समझने की आदतें विकसित होंगी। दूसरा उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे यदि किसी बच्चे में यदि कोई बच्चा किसी चीज़ को अपने पास ही रख लेता है, परिवार में कोई चीज़ आती है अपने पास ही रख लेता है, किसी और बच्चे को खाने को नहीं देता, वैसी स्थिति में हम उसके इस व्यवहार को दूर करने के लिए हम उस बच्चे को जिम्मेदारी दे दें, उस बच्चे को संपूर्ण चीज़ दे दें, वस्तु दे दें और उसे कहें कि आप उसको सारे बच्चों में बांट दीजिए। इससे बच्चा एक तो ये होगा कि वो खुद को मोटिवेट महसूस करेगा और स्वयं ही अपनी इस आदत को बदलेगा, जिससे उसके अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से परिणत किया जा सकता है। अगली बात करते हैं, वो है मानसिक संघर्ष का उन्मूलन। बहुत अक्सर देखा जाता है कि जब छात्र किसी भी समस्या के प्रति सचेतनशील होता है या कोई किसी विशेष समस्या से संबंधित उसको कोई तकलीफ होती है, परेशानी में होता है, तो उसके अंदर मानसिक द्वंद्व पैदा हो जाता है। अर्थात मानसिक द्वंद्व की स्थिति से बाहर निकालने के लिए परिवार को, शिक्षकों को, माता पिता को, उसके सहसंबंधियों को, प्रधानाचार्य को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी उसके मानसिक संघर्ष हैं उनको कम किया जाए और उनको सकारात्मक तरीके से उनका समाधान सुझाया जाए। आगे देखते हैं, वो है संवेगात्मक स्थिरता का विकास। इसको समझते हैं। अक्सर देखा जाता है कि छात्रों में जो छात्र अस्थिर संवेग वाले होते हैं वो लड़ाई झगड़ा बहुत जल्दी करते हैं, उनका व्यवहार बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ऐसे बच्चों को हमें सामूहिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कराना चाहिए ताकि छात्र एक दूसरे की भावना को समझ सकें, एक दूसरे के संवेगों को समझ सकें और एक दूसरे पर भरोसा कर सकें। जब कभी भी संघर्ष की स्थिति आए तो दूसरे छात्र उसको समझाते हुए उनके संघर्षों को, उसके संवेगात्मक स्थिरता प्रदान कर सकें। आगे देखते हैं, वो है नैतिकता एवं मानवता का विकास। किसी भी छात्र के जो अवांछित व्यवहार है उसमें हम सकारात्मक तरीके से परिवर्तन तभी ला सकते हैं जब उसमें नैतिकता की भावनाओं को विकसित किया जाए, उसके नैतिक गुणों को विकास किया जाए, धार्मिक जो मानवता की भावनाएं, मानवीय गुण हैं उनका उनमें निर्माण किया जाए, जैसे दया, परोपकार, चोरी न करना, अहिंसा, सच्चाई, ईमानदारी। ये सारे गुणों का छात्रों के अंदर विकास किया जाना अनिवार्य है, तभी उनके अवांछित व्यवहार को सकारात्मक तरीके से हतोत्साहित किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, मनोरंजन के साधन का विकास। थकान निश्चित रूप से प्रत्येक स्तर पर होती है, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो बच्चे हों और चाहे वो वयस्क हों। इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है कि छात्रों के अंदर स्वस्थ आदतों का विकास करने के लिए उनका मनोरंजन किया जाना नितांत आवश्यक है। अर्थात जब छात्रों का मनोरंजन किया जाएगा तब वो उनके अंदर उत्साह का संचार होगा और नए विषयों को सोचने के लिए, नई चीज़ों को सोचने के लिए ज़्यादा तत्पर हो जाएंगे और उनकी जो गलत आदतें हैं वो भी सकारात्मक तरीके से दूर हो जाएंगी। आगे है धार्मिक मूल्यों का विकास करना। प्राचीन काल में किसी भी देश में जो समाज होते थे, जनता होती थी, धार्मिक मूल्यों पर ही, धार्मिक आस्थाओं पर ही वो चलते थे, अर्थात धर्म से ही वो शासित होते थे, सारे कार्य उनके धर्म पर आधारित होते थे। इसलिए आधुनिक समय में भी शांति शिक्षा जैसे मूल्यों को विकसित करने के लिए छात्रों की अवांछित आदतों को वांछित आदतों में परिवर्तित करने के लिए छात्रों के अंदर धार्मिक मूल्यों का विकास किया जाना नितांत आवश्यक है। इसी के द्वारा छात्रों में शांति के लिए, निर्माणकारी व्यवहार को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण रणनीतियों का विकास संभव होगा। इस प्रकार से आज हम लोगों ने
शांति शिक्षा के अंतर्गत विद्यालय संबंधी जो रणनीतियाँ हैं उनको पढ़ा। दूसरा, अवांछित विभाग को सकारात्मक तरीके से किस प्रकार से कम किया जा सकता है या हतोत्साहित किया जा सकता है, उसकी रणनीतियाँ क्या हैं उनको पढ़ा। आज के टॉपिक में बस इतना ही। इससे संबंधित आपको कोई भी क्वेरीज करनी हो आप कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ मैं उसका समाधान सुझाऊंगा। धन्यवाद।